Good morning to all and welcome to all in our YouTube channel Study Solution. As you know, our current affair series is going on. हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये करंट अफेयर पढ़ाने का मेथड रहेगा वो आपका इस तरह से रहेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन यूपीएससी या पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन करनी है, उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपका किसी ग्रुप बी लेवल के एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। सेंट्रल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिनका क्या होता है कि वन पेपर ही होता है। तो उनका जो लेवल होता है वो आपका यूपीएससी या पीसीएस प्रीलिम टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है। तो जहाँ पे भी हम ये बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन करनी इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज आपको इस डाटा के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हो तो आपको कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही पॉइंट है यहाँ से हम स्टडी करेंगे। इसके पहले का जो पार्ट है वो हमने अपना वीडियो फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। ये है आपका पारुवेटा उत्सव, ठीक है, पारुवेटा उत्सवम। तो क्या है, ये एक मॉक हंटिंग फेस्टिवल है, मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 40 to 45 डेज लॉन्ग ये क्या है फेस्टिवल चलता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। अगर बात करें तो कल्चरल पार्ट में इसकी इंपॉर्टेंस, अगर आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपके जो टॉपिक बनते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू गेट यूनेस्को टू डिक्लेयर द ऑनगोइंग एनुअल एज अ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को आपको पता ही है एक बॉडी है जो आपका क्या करती है, साइट्स को डिक्लेयर करती है कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो टेंजिबल इंटेंजिबल साइट्स होती हैं। तो हमने क्या किया है कि एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इस फेस्टिवल को हमारा यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए। फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होता है एनुअली आपका मकर संक्रांति के डे के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है अहोबिलम। इसका आपको नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चल जाएगा क्यों। टेम्पल का नेम नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, स्टेट का नेम आंध्र प्रदेश, और जिस जगह पे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाता है अहोबिलम। अहोबिलम इज सिचुएटेड अमिडस्ट द नलमाला फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट्स। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये फॉरेस्ट भी याद रखने हैं कि नल्लामाला फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स में आते हैं। एंड इज द सेंटर ऑफ द वर्शिप ऑफ नरसिम्हा, द लॉइन हेडेड अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड नरसिम्हा क्या थे, लॉर्ड विष्णु के क्या थे, अवतार थे। इट इज वन ऑफ द 108 दिव्य देशम्स। टेम्पल्स जो होते हैं श्री विष्णु जी के, ठीक है, विष्णु भगवान के जो टेम्पल्स हैं उनको दिव्य देशम्स बोला जाता है। 108 फेमस टेम्पल है, उनमें से एक आपका ये फेमस टेम्पल है। तो पारुवेटा उत्सव इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आपका एक वन लाइनर। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी थी कि कुछ बुल टाइमिंग जो फाइट है, ठीक है, कोक फाइटिंग है, ऐसी एनिमल क्रुएल्टी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया है कि इस तरह के कुछ जो स्पोर्ट्स होते हैं एक तरह के, उनको बैन किया गया था। तो ये न्यूज में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक का बुल टाइमिंग जो स्पोर्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होरी हब्बा बोलते हैं। इसके ज्यादा आपने कुछ करना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है एक ट्राइब है जिसका नाम है कुटिया कोंड ट्राइब। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहले न्यूज में क्यों है आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप हर एक चीज को याद कर पाओ, ठीक है, रिटेन कर पाओ उस चीज को, नॉलेज को, ये पॉसिबल होता नहीं है। तो ये पर्टिकुलर ट्राइब न्यूज में क्यों है, पहले आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तभी आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हमें ये वाली चीज याद क्यों रखनी है। तो हुआ क्या था कि इस ट्राइब के 2 पर्सन्स को अटेंड करने के लिए बुलाया गया, जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 2024 में, ठीक है। न्यू दिल्ली में स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनको बुलाया गया जो इस ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइब न्यूज में है। तो कुटिया ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उड़ीसा के, ठीक है। हमारे इंडिया में टोटल 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही है 13। इस डाटा का मतलब यही है कि सबसे ज्यादा पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आपकी किसी और क्लास में करेंगे। नॉन फॉर देयर बफेलो सैक्रिफाइस रिचुअल्स, इनका जो फेमस जो आपका बोल सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिचुअल फॉलो करते हैं, वो है आपका बुफेलो सैक्रिफाइस। उस चीज को ये क्या बोलते हैं, केडू बोलते हैं, ठीक है। टू वर्शिप देयर अर्थ गोडेस, ठीक है। तो अर्थ गोडेस को
वर्शिप करने के लिए ऐसे कुछ रिचुअल्स अपनाते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पीबीटीजी कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करता है, उड़ीसा से, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2023 अनाउंस किए गए हैं। 2 पर्सन्स को मिले हैं। एक है आपके जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के लिए इनको मिला है। दूसरा है श्री गुलजार, ठीक है, जिनको हम संपूर्ण सिंह कालड़ा भी बोलते हैं। इनके नेम आपको पता होने चाहिए। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को गिरिधि मिश्रा भी बोलते हैं, एंड श्री गुलजार जो हैं उनको संपूर्ण सिंह कालड़ा भी बोलते हैं। इनको उर्दू लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अब इन दोनों पर्सनैलिटीज को अगर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या। वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पर्सनैलिटीज का नेम पता होना चाहिए, एंड ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? एनुअल इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, हर साल दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये पोस्टथमसली नहीं दिया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ये याद रखना है कि ये पोस्टथमसली नहीं दिया जाता, मरने के बाद नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जो व्यक्ति जीवित है उसी को दिया जाएगा। एनुअल है, लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेचर की फील्ड में मिलेगा। प्रेजेंटेड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में। ये इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी है, एंड इज गिवन ओनली टू द इंडियन राइटर्स। किसको दिया जाता है? सिर्फ इंडियन राइटर्स को दिया जाता है जो कौन सी लैंग्वेज में अपना लिटरेचर लिखते हैं। एक तो 8th शेड्यूल में हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, एंड देन इसके अलावा इंग्लिश में अगर कोई राइटर अपना लिखता है तो उसको दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद है आपका निक्सी एंड मेटी, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके क्या किया है? एक भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। मेनली आपको ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। भाषा नेट पोर्टल क्या है? बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे सेलिब्रेट किया है। इस डे को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है? फर्स्ट 28 मार्च 2023 में हुआ था। 28 मार्च को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। इसका मतलब ये है कि जो लोग इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो अगर मान लो उनको इंटरनेट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर मोस्ट ऑफ द डाटा वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा तो जो लोग रीजनल लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाएगी, जो उनका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह की कोशिश चल रही है कि हमने क्या करना है, इंटरनेट को मल्टी लैंग्वेज बनाना है, ठीक है, सो दैट कि लोकल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स में उनको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर मिलती रहे। क्लियर? उसके बाद है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंपनी को इंडिया ने अभी क्या किया है, मिनी रत्न स्टेटस दे दिया गया है। तो आपके स्टेटसेस होते हैं जैसे मिनी रत्न है, नवरत्न है, महारत्न है, ऐसे स्टेटस दिए जाते हैं। अब क्यों दिए जाते हैं वो आपका पूरा जब आपका गवर्नेंस का पार्ट पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, वहाँ पे समझाया जाता है। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्या दिया गया है? मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। मिनी रत्न कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, वो हम आपको बाद में बताते हैं इसी स्लाइड में। तो क्या है ये ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड? वाज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी। मिनी रत्न कैटेगरी में भी आपकी 2 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। इसको कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश किया गया था ग्रिड को 2009 में। क्या करता है ये? होल्ड्स द मैंडेट ऑफ ओवरसीइंग द सीमलेस एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन पावर सिस्टम। जो हमारा पावर ग्रिड्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है, उनमें कोई इंटरप्शंस ना आए। ensuring the efficient transfer of the electric power within and across the regions and facilitating the transnational power exchanges with the focus on the reliability, economy and the sustainability। means power के सेक्टर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इस कंपनी को दी हुई है। क्लियर? तो मिनी रत्न कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप देख लो। तो मैंने आपको पहले बताया कि मिनी रत्न कैटेगरी जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। द वेरिड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ मिनी रत्न कंपनीज। यहाँ पे आप हल्का सा समझ लो कि जब इस तरह से कोई स्टेटस उनको दिए जाते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि कंपनीज क्या कर सकती हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, ठीक है, कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज के साथ वो डील कर सकते हैं, एमओयू साइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, किस तरह से वो अपने स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो इसीलिए इनके स्टेटसेस जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। तो आपको सिर्फ पहले मिनी रत्न कैटेगरी यहाँ पे समझना है, क्योंकि ग्रिड को मिला है, कंपनी का नेम आपको पता होना चाहिए। तो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कैटेगरी 1 में मेड प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली, प्रॉफिट
कितना होना चाहिए कैटेगरी 1 के अंदर, किस कंपनी को दिया जाएगा कि अगर उन्होंने कंटिन्यूसली 3 ईयर में प्रॉफिट बनाया हो और आपका जो नेट प्रॉफिट हो वो 30 करोड़ हो ये और मोर इन वन ऑफ द 3 ईयर्स, जो आपके लास्ट के 3 ईयर्स प्रॉफिट में निकले हैं उनमें से किसी एक साल में आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 30 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 का स्टेटस किसको दिया जाता है, हैव मेड प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एंड शुड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताया, बस ये बताया है कि आपका क्या होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए और आपका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आपको कैटेगरी 1 दिया जाता है, इसके अलावा यहाँ पे एक सेकंड क्राइटेरिया भी है कैटेगरी 1 में, अर्न अ नेट प्रॉफिट्स ऑफ ₹30 करोड़, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको स्टेटस मिल जाता है तो फिर क्या बेनिफिट होता है अगर कैटेगरी 1 का मिनी रत्न स्टेटस मिला हुआ है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी आपको 500 करोड़ की एंड इक्वल टू देयर नेटवर्थ विच एवर इज लोअर, जितना आपका नेटवर्थ है या फिर आपका 500 करोड़ तक आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सकती है। ये डिसीजंस आप ले सकते हो कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अगर कैटेगरी 2 में है तो आपको 300 करोड़ की मिलेगी या फिर अप टू 50% ऑफ द नेटवर्थ मिलेगी जो आपका कम है। क्लियर, तो मिनी रत्न स्टेटस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है ये आपको पता होने चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए कि किस कंपनी को इस बार दिया गया है। अभी कितनी कंपनीज है वो चेंज होता रहता है, तो अभी ऐसा कुछ आपने करना नहीं। 41st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इकोनॉमी इज बीइंग होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है काफी सारा ऑयल, ठीक है, गैस। तो इंडिया क्या करना चाह रही है, एक तो क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टारगेट है कि हम बाय 2070 क्या कर लेंगे, हमको कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। दूसरा ये है कि हम अपना इंपोर्ट बिल है उसको कम करना चाह रहे हैं। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है, ऐसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढ रहा है लाइक हाइड्रोजन है, फ्यूल सेल्स है, सो दैट कि इंडिया अपनी एनर्जी सेक्टर को उनके थ्रू रन करे। तो इंटरनेशनल एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसका 41st स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, इंडिया ने होस्ट किया न्यू दिल्ली में, फ्रॉम मार्च इतने से इतने हुई है। IPHE फॉर्म्ड इन 2003। अब ये मत भूलना कि ये कोई नई बॉडी नहीं है, IPHE 2003 में बना था। इंटरनेशनल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है, करंटली कंसिस्टिंग उसमें 23 मेंबर्स हैं, उसमें एक यूरोपियन कमीशन भी है। क्लियर, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं है। द 4th एडिशन ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका एक स्टार्टअप फोरम है, उसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही हुई है, बस ये पता होना चाहिए। वैसे तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से मीटिंग होती है, लेकिन ये स्टार्टअप फोरम की मीटिंग है, जो जनरल मीटिंग है उसकी बात नहीं है, ये स्टार्टअप मीटिंग है, वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, ये पता होना चाहिए। सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेट नाम यहाँ पे दिया हुआ, IMT ट्राइलेट 2024, ये आपका मार्च में होगा। पहला कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तो ट्राइलेट 2024 पूछ सकता है किन 3 कंट्रीज का एक्सरसाइज है, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, IMT। उसके बाद है वर्ल्ड वाटर डे, हैज बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 22 मार्च। ये तो आपको पता ही है, एनवायरनमेंट का स्टैटिक हम पढ़ते हैं, 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 1993 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस चीज को रेज करता है, अवेयरनेस फ्रेश वाटर इश्यूज को। इस ईयर का थीम आपको पता होना चाहिए, वाटर फॉर पीस। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करनी है, ठीक है, इस पॉइंट में। उसके बाद है कोऑपरेटिव फाइनेंस मॉडल्स। इस तरह के डाटा को, पॉइंट को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन कर सकते हो। देखो, कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज की कोलैबोरेशन की बात होती है कि हमको क्लाइमेट को चेंज होने से बचाना है, ठीक है, या वाटर पोल्यूशन को बचाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें हमारा फाइनेंस लगेगा, ठीक है, हमको पैसा तो चाहिए। तो फाइनेंसिस को सिक्योर करने के लिए काफी लेवल पे चर्चाएं चलती हैं, लाइक हमारा अगर हम पेरिस क्लाइमेट की बात कर लें, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, तो वहां पे भी ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो हम टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ पाएंगे, या हम उस तरह से जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि वो ट्रांजिशन कर पाए एनर्जी के फील्ड में। तो होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोऑपरेटिव फाइनेंस मॉडल्स आपका होना चाहिए। तो इस तरह के फाइनेंस मॉडल्स की आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि हम आगे वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं। तो जैसे मनकाला है, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है, फिनलैंड में फॉलो होता है, कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सिस्टम है, वेयर मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज ज्वाइंटली ऑन एंड फंड एनर्जी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो ज्वाइंटली फंड करती हैं, अदर ऑफर अ रेप्लीकेबल एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल फाइनेंसिंग। इस तरह से हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। जस्ट आपको एग्जांपल देना है कि मनकाला में क्या है, कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग होती है,
प्राइवेट कंपनीज मिलके फंड करते हैं ऐसे लोगों को जो आपका क्या करते हैं, सस्टेनेबल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप सस्टेनेबल वर्ड्स लिख सकते हो, किसी भी सेक्टर की बात है। फिर आपका एक प्रोजेक्ट न्यूज में है, सी डॉट प्रोजेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मोबाइल अनेबल डिजास्टर रिजिलियंस। होता है क्या है कि अगर आपका कोई डिजास्टर है, मान लो अर्थक्वेक है, या फिर आपका फ्लडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आपका स्टैम्पीड हो गया, ठीक है, क्राउड को मैनेज करना है, तो इस तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, मिटिगेट भी करना है, ठीक है, कम करना है। फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स है, तो उसके लिए सी डॉट प्रोजेक्ट को क्या है, अभी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग क्वालिफाइज फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस। अभी क्या है, यूएन का वर्ल्ड समिट हो रहा है, उसमें आपको क्या है, WSIS प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है कि हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को क्या मिल जाए, समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो ये प्राइज मिल जाए, क्योंकि ये क्या है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है कि हम डिजास्टर को जो इसके इम्पैक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजिकली कुछ कर रहे हैं, तो इसकी रिकॉग्निशन हो सकती है। इंडियन नेवीज ऑनगोइंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर लास्ट टाइम यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन था, तो आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बेसिकली आपका वेस्टर्न साइड में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या है, ऑपरेशन संकल्प चलाया हुआ है, ठीक है, हैव बीन एक्टिव फ्रॉम 14 दिसंबर 2023 टू 23 मार्च 2024। ऑपरेशन संकल्प 1 साल के अराउंड चला है, आप बोल सकते हो, ठीक है, 1 साल तो नहीं हुआ वैसे, दिसंबर से मार्च ही है। इंडियन नेवी इंटेंसिफाइड इट्स ऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता ही है कि जो आपका इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास के साथ, ये एक आपका टेरर ग्रुप है, ठीक है। एनहांसिंग इट्स स्कोप एंड रीओरिएंटिंग इट्स एफर्ट्स, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। अब है क्या, ऑपरेशन संकल्प इसलिए चलाया गया है कि जब आपका इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको पता है कि जिस एरिया में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, वहां से बहुत सारे शिप्स गुजरते हैं, तो उन शिप्स को पायरेसी का वो शिकार ना हो जाए, ठीक है, उनके ऊपर कोई अटैक्स ना हो। तो क्या किया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट उन सी रूट्स को, जो आपके ट्रेड रूट्स हैं, उनको क्या कर रही है, सिक्योर करने का काम कर रही है, तो इसी को ऑपरेशन संकल्प बोला जा रहा है, ठीक है। कौन सा सेंटर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है उस ऑपरेशन के लिए, वो है आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, क्लियर। उसके बाद एक ऑपरेशन इंद्रावती न्यूज में, जैसे ऑपरेशन संकल्प न्यूज में, तो इस तरह के ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। ऑपरेशन इंद्रावती रिसेंट है, ये कहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया है, हैती में लॉन्च किया है, ये आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है। जब आप मैप सीरीज देखोगे वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हैती कहाँ पे है, क्योंकि हमारी मैप सीरीज जो हमने कवर की हुई है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कवर की है कि जो आपके बिगिनर स्टूडेंट है वो आपका मैप कैसे रीड करेंगे। तो ऑपरेशन इंद्रावती है, हैती में एक टेरर ग्रुप है, ठीक है, उसने क्या किया है, वहां पे लोकल एक जेल है उसके ऊपर अटैक कर दिया गया है, और वहां से वो क्या है, प्रिजनर्स को छुड़वा रहे हैं, जो आपके हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स होते हैं। तो उसके लिए इमरजेंसी वगैरह लगी थी वहां पे, तो हैती से वहां पे आर्म्ड ग्रुप ने अभी थोड़ा सा आतंक मचाया हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने नेशनल्स को जो हैती में है उनको कहाँ पे शिफ्ट करेगी, डोमिनिकन रिपब्लिक में करेगी। और ये जैसे मान लो पूरा एरिया इस साइड हैती है, यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक है, तो यहाँ से निकाल के इंडिया को यहाँ पे अपने नेशनल्स को शिफ्ट करना है, वो ऑपरेशन इंद्रावती है। उसके बाद है अर्जेंट इंटरवेंशन इज साउथ अहेड ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द मार्च 24। इस पॉइंट को यहाँ पे रखने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल्ड पता होना चाहिए, इंडिया में उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, कौन कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे एक आपका निश्चय पोर्टल चलाया गया था, ठीक है। तो रीजन क्या है कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ पीपल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा था, उसमें ये बोला था कि ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए जिन मेडिसिन का हम यूज करते हैं उनकी अभी डेफिशिएंसी हो रही है, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो नहीं रही हैं, और हमने टारगेट सेट किए हुए हैं कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है, ठीक है, जिसको हम टीबी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ये बहुत ही मतलब कि एक कंसर्निंग इशू है, ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आइडिया रहना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें, जब से इंडिया ने स्टार्ट किया तो इंडिया सिर्फ अपने बर्डन को 16% रिमूव कर पाया है, कि जो बर्डन था, जितने केसेस होते थे उसको सिर्फ 16% ही कम कर पाया है। अभी इसको बोल रहा है कि हमें डायग्नोसिस मेथड चेंज करने चाहिए, तो वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसको सेपरेटली हम किसी और पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है।
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आपको पता होना चाहिए, 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। NFHS 5 ये पूरा एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 है। इसको यहाँ पे डिटेल में इसलिए कवर किया गया है क्योंकि लास्ट टाइम PCS 2021 में इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन था जो आपको 15 मार्कर में लिखना था, पूरे उसके फाइंडिंग्स क्या हैं। तो पहले आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पता होना चाहिए, 5th राउंड है। इसके पहले आपके राउंड्स कहाँ पे हुए थे, 1992 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका 98 में एक राउंड हुआ है, 2005 में एक राउंड हुआ है, 15 में एक राउंड हुआ है, देन आपका 18 में एक राउंड हुआ है। तो अभी टोटल 5 राउंड है। ये 18 से स्टार्ट हुआ था, 18-19 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लॉन्च किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर है, लाइक चाइल्ड मोर्टेलिटी है, इंटरनल, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, आपका फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन कितना होता है, ठीक है, एनीमिया रेट क्या चल रहा है। तो जितने भी आपके हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, फैमिली प्लानिंग, उनके बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। NFHS 5 कैप्चर्ड डाटा ड्यूरिंग 1920 एंड अराउंड 7 लाख हाउस होल्ड आर बीइंग कवर्ड। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि इतने, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसमें 67 इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें से बेसिक इंडिकेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड की प्रोफाइल क्या है, कितने लोग एक घर में रहते हैं, मैरिज, फर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन एंड वैक्सीनेशन कितने लोगों की हो रखी है। इस तरह से कुछ डाटा इकट्ठा किया जाता है। पर्पज क्या है, सो दैट कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो क्या कर सके, अच्छे ढंग से पॉलिसीज बना सके। तो यहाँ पे क्या है, NFHS का कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। इस डाटा को रखने का मतलब ही यही है क्योंकि लास्ट टाइम इसी NFHS 5 को लेके प्रॉपर एक क्वेश्चन मेंस के अंदर बना था। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया इसके डाटा का होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। एडिशनल डाटा ऑन प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड फॉर टॉपिक्स सच एज द प्री स्कूल एजुकेशन। इसके पहले के जो राउंड्स हुए थे उनमें से कुछ चीजें इंक्लूड नहीं थी, यहाँ पे इंक्लूड की गई है कुछ अनरिकॉर्डेड टॉपिक्स के ऊपर। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे डाटा इंक्लूड किया गया है। हैंडीकैप पीपल्स को लेके उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उनका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर किया गया है। एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज, मोर्टेलिटी रजिस्ट्रेशन, मेंस्ट्रुअल बाथिंग रूटीन्स एंड द अबॉर्शन प्रोसीजर्स एंड रीजंस। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको पहले कभी कवर नहीं किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, इस बार इनको कवर किया गया है। टोटल सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है आपका 919 था, 2015-16 की बात हो रही है। और अगर हम 17-18 की बात करें तो 929 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका NFHS 5 का डाटा है, तो आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट डाटा आपसे पूछा जा सकता है। हाउस होल्ड्स दैट हैव एट लीस्ट 1 पर्सन कवर्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंस प्लान इंक्रीज फ्रॉम, कहता ऐसे घर जिनके पास एक बंदे के पास भी आपका फाइनेंस कवर है, इंश्योरेंस कवर है, तो उनकी परसेंटेजेस जो है वो 28.7% से इंक्रीज होकर 41% है। सिर्फ एक बंदे के पास भी अगर इंश्योरेंस है तो ऐसे घरों की संख्या जो है वो आपका 28% से बढ़ के 41% हो चुकी है। यानी कि इतने लोगों के पास घर में एक घर में एक बंदे के पास भी अगर इंश्योरेंस है तो इतने हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आइडिया होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ 20 to 24 years old girls who got married under the age of 18 has decreased। डाटा आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप ये बोल सकते हो कि हम राइट डायरेक्शन में, ऐसी गर्ल्स जिनका 20 to 24 ईयर्स में मैरिज होती है, ठीक है, who got married under the age of the 18 years। डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, लेकिन देखा ये गया था कि क्या उनकी मैरिज 18 ईयर से जब वो कम थी तब हो चुकी थी, नहीं, ऐसा डाटा जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो हम राइट डायरेक्शन में, वैसे भी हमने एज से रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग एज को बढ़ाया है, ठीक है, वो रिसेंट चेंजेस हमने की थी। उसके बाद है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप हुआ है, ठीक है, 24.9 अप्रोक्सीमेटली 20 पर 1000 लाइव बर्थ्स। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप हुआ है 35 पर 1000 लाइव बर्थ्स। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इंक्रीज हुआ है, पहले 66.7% यूज करते थे मैरिड वुमेन में, जिनकी एज 15 to 19 थी, ऑप्टिंग फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव इज 53.5, अभी क्या हो गया 67% हो गया। द यूजेज ऑफ द कंटेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज द condoms, capsules, IUDs and injectables has increased from 47% मैरिड वुमेन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, ये आप स्लाइड में एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मेंस के रिगार्डिंग प्रॉपर क्वेश्चन बना था, तो ये आपको डाटा प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को किसी टर्म का मतलब नहीं पता
तो वो फिर किसी और क्लास में समझाया जाएगा, यहाँ पे हम उसको कवर नहीं करेंगे। अब इंपॉर्टेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया है, एक नई रोड बनाई है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, नीमू पदम डारचा रोड, लद्दाख में बनी है। 298 किलोमीटर का स्ट्रेच है। किसको कनेक्ट करेगा, मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा। कौन कौन से एरियाज बीच में आएंगे, डारचा एंड नीमू, कि कौन से हाईवे के ऊपर आएगा, कारगिल लेह हाईवे, ये आपको पता होना चाहिए। अटैच करेगा मनाली को लेह के साथ, लद्दाख रीजन में, रोड का प्रॉपर नेम पता होना चाहिए। ये थर्ड एक्सिस है अपार्ट फ्रॉम द मनाली ले एंड श्रीनगर ले। इसके पहले जो स्ट्रेच थे वो आपका मनाली ले के ऊपर पहले एक स्ट्रेच और था, श्रीनगर ले एक और स्ट्रेच था, ठीक है, जो कनेक्ट करता था लद्दाख को हिंटरलैंड के साथ, हमारी मेनलैंड के साथ। तो ऐसी अब 3 रोड बन चुकी है जैसे मान लो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रोड, क्या स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस है, एक तो हमारा रूट जो है वो शॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या है कि जो ये नई रोड बनी है वो सिर्फ एक ही पास से गुजरती है, जिसको हम शिनकुंडला पास बोलते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। इस शिनकुंडला पास के नीचे टनल बनानी स्टार्ट हो चुकी है, स्ट्रेंथन करेगी हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को। कौन सी वैली में, झंस्कर वैली में, यानी कि आपको पास पता होना चाहिए कौन से एरिया में ये एक्टिविटी हुई है, झंस्कर वैली में, ये आपको पता होनी चाहिए। कनेक्ट किसको करेगा, मनाली को लेके साथ कनेक्ट करेगा, ये पता होना चाहिए। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, बॉर्डर सिक्योरिटीज की बात आएगी, तो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि रिसेंट एक्टिविटी हुई क्या है। इंडिया ने एक एप्लीकेशन सबमिट की है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आपका क्या है, यूएन क्लॉस, ये एक बॉडी है जो आपका ओशंस होते हैं उनमें क्या करती है, उनको डिवाइड करती है 5 पार्ट्स में। जो आपके कंट्रीज होते हैं उनका ओशंस के ऊपर क्या राइट है, जो आपके बाउंड्रीज बनाते हैं ओशन के साथ उनका क्या राइट है, जो आपके इनलैंड एरियाज होते हैं जो ओशन के साथ बाउंड्री नहीं बनाते, ओपन सीज, यानी कि सीज को लेके एक लॉ बना हुआ है, तो प्रॉपर इस लॉज के अंदर ही ये बॉडी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किंगस्टन जमाइका में है, ठीक है। जमाइका कंट्री है यहाँ पे आपका, किंगस्टन में है, ठीक है जी। तो ये अथॉरिटी क्या करती है कि आपको पता ही है कि यूएन क्लॉज के अंदर कंट्रीज का क्या राइट बनता है ओपन सीज के अंदर, क्या वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं सी बेड को, ठीक है। वहां पे जो आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, लाइक आपका कैडमियम आपको निकालना है वहां से, छोटे छोटे जो आपके हैं क्रिटिकल मिनरल्स जिनको बोलते हैं, क्या उनकी माइनिंग कर सकते हैं, तो उनको क्या करती है, ये प्रूव करती है। तो इंडिया ने इसी बॉडी को एक एप्लीकेशन सबमिट किया है कि 2 रीजंस के लिए, ठीक है। एक आपका कार्ल्सबर्ग रिज है, एक आपका सेकंड यहाँ पे अफांसे निक्टिन सी माउंट है। 2 जगह है, आपका कार्ल्सबर्ग रिज है और आपका एक ये सेकंड जगह है, इंडियन ओशन में है दोनों चीजें। यहाँ पे इंडिया ने इस अथॉरिटी को बोला है कि हमें क्या किया जाए, राइट दिया जाए कि हम इन एरिया को एक्सप्लोर कर सके और वहां से कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और कॉपर की माइनिंग कर सके, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि ये सी माउंट कहाँ पे है, 3000 किलोमीटर है, इंडिया की कोस्ट से दूर है, ठीक है। और ये एरिया की बात करें तो 400 किलोमीटर लेंथ में है, 150 किलोमीटर आपका विड्थ में है। इंपॉर्टेंस क्या है, काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। इस एरिया को पहले क्लेम किसके द्वारा किया गया है, श्रीलंका के द्वारा किया गया है कि श्रीलंका का इसके ऊपर राइट है। इस एरिया में इंडिया माइनिंग करना क्यों चाहता है, क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि चाइना का थ्रेट बनता जा रहा है। चाइना काफी सारी रूट्स को अपना के इंडियन ओशन के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंडिया इन एरियाज के अंदर क्या करना चाह रहा है, अपने क्रिटिकल मिनरल्स को लेके अपनी सिक्योरिटी बनाना चाह रहा है। तो क्या ये जो एरियाज इंडिया ने क्लेम किए हैं क्या किसी और कंट्री के राइट के अंदर आते हैं? अभी तक तो ये है कि ये जो एरिया है ये ओपन सी के अंदर आते हैं, यानी कि कोई भी कंट्री इनको माइन करने के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को क्या कर सकती है, एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो 2 एरियाज आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे हैं, इंडियन ओशन में ही है, ओपन सी के अंदर ही आते हैं, ऐसा किसी कंट्री का राइट इसके ऊपर है नहीं है। पहला एरिया आपका क्या है, कार्ल्सबर्ग रिज है, सेकंड आपका क्या है, अफांसे निक्टिन सी माउंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेटेस्ट इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है 2024, इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट का डाटा आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट किसने दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है।
जब आप GS3 का पेपर लिखोगे तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि इस तरह का डाटा आपको जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो तो सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ें याद नहीं रखनी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंटली क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या स्टेटस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दो इंस्टीट्यूशन ने मिलकर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD ने मिलकर बनाया है। और जो इंडियन यूथ की पिक्चर है वर्कफोर्स में, उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दिए हैं। क्या फैक्ट है? वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग फैक्टर क्या है? 2-fold इंक्रीज हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, सोरिंग फ्रॉम 35% टू 65.7%। ऐसा यूथ जिसने सेकेंडरी लेवल पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन गेन कर रखी है और वो अनएम्प्लॉयड है। 2000 में ये ऐसे लोग सिर्फ 35% ही होते थे, अभी ये बढ़ के 65.7% हो चुके हैं। इसका अगर हम डिटेल बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या क्या रीजंस हैं, उसके लिए फिर हमारा क्लास थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा। डाटा आपको रिमेंबर रखना है कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिनके पास है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती चली जा रही है। तो दैट मीन्स अभी स्किल के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ हम थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। उसके बाद है यंग इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि वो काम कर तो सकते हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड ही है, उसमें से यंग इंडिविजुअल्स की बात 83% है। अगर हम यंग इंडिविजुअल्स की बात करें तो 15 से लेकर 29 ईयर्स के राउंड की बात आती है, ठीक है, जिनको हम यूथ बोलते हैं। तो इनकी संख्या 83% है। 90% ऑफ इनफॉर्मल वर्कफोर्स, ज़्यादातर वर्कफोर्स हमारी 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है, इसी वजह से उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, ठीक है। और आपका पे, जो आपकी पे मिलती है या वेजेस मिलती हैं, वो भी आपकी काफ़ी कम है, लिविंग वेज से कम है। मेंस की क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉपर लिविंग वेज क्या होता है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, ये सारा आपका पिछले ईयर न्यूज़ में था, तो इसी के ऊपर मेंस का क्वेश्चन बना था। तो इस तरह की आपकी डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स पता होने चाहिए, उनका क्रक्स पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 250 पेजों की रिपोर्ट आई है उसको पढ़ रहे हो, लेकिन क्रक्स जो आपका न्यूज़पेपर में है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है, या फिर अदर रिनाउंड सोर्सेज हैं, हेजिटेट मत किया करो, किसी अच्छे रिनाउंड रिसोर्सेज से कुछ भी मिल रहा है वहाँ पे पढ़ने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हम कुछ कर रहे हैं या कुछ रन कर रहे हैं तो हमें किसी इंस्टीट्यूशन का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने में कुछ ऐसी हेजिटेंसी है। किसी भी जगह से कुछ भी अच्छा मिल रहा है और अगर हम उस इंफॉर्मेशन को आगे डिसेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज में, जो कैन से कि, तो वो बढ़िया है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्किल गैप एंड जेंडर डिस्पैरिटी, स्किल गैप बहुत बड़ा इशू है, वो मैंने आपको पहले ही पॉइंट पे समझा दिया था कि अगर यहाँ पे इन लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो रीज़न क्या है कि हम स्किल के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी की बात आ रही है कि अगर वर्क फोर्स में है, मान लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की भी बात आती है, तो ज़्यादातर जो है काम वो है, वो क्या मिलता है, मेल्स को मिलता है। अभी फीमेल्स के लिए फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी वो प्रॉब्लम्स आती ही क्यों है? काफ़ी सारे रीजंस हैं। पैट्रियार्कल नेचर हो सकता है सोसाइटी का, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वुमेन्स को वर्क प्लेस के ऊपर जो जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, तो वहाँ पे आपका पोश एक्ट फिर कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। रिसेंटली अभी दिल्ली में एक हुआ था, मेडिकल कॉलेज के कुछ लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ था जब उनका वाइवा हो रहा था एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल, वहाँ पे प्रोफेसर के ऊपर एलिगेशन लगे, वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम पे इस एक्ट के अराउंड एथिक्स में क्वेश्चन पुट किया गया था कि वुमेन्स की वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए 4 लेजिस्लेशंस के बारे में आपको बताना था कि कौन कौन सी हैं। तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन को कब कहाँ कैसे यूज कर सकते हो, वो आपका तभी होएगा जब आपने बहुत सारी चीज़ों को पहले पढ़ा होगा, वो आप उसको लिंक करके पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सेपरेट चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन आपको उसका लिंक नहीं करना आता, तो फिर आपका मेंस राइटिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोर सीरियस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात करते हैं, SC/ST सेक्शन की बात करते हैं, अगेन वुमेन की भी इसमें बात आएगी, तो वहाँ पे और भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। डाटा ऐसा याद रखने की कुछ बात नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है कि ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था। तो यहाँ तक हमारा यू कैन से कि मिड मार्च तक का कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम
कोशिश करेंगे कि आपका एक मंथ के ऊपर हम 2 ही वीडियो बनाएं, सो दैट कि आपको करंट अफेयर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज ना पढ़ने पड़े, और आपका वन गो में ही प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपरेशन हो जाए, किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ करना है ये भी आपको पता चल जाए। अगर आपका वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशन या कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।